हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुण गट्टानी कॉमर्स क्लासेस। तो आज अपने को देखना है बैंकिंग चैप्टर का पार्ट 2, जिसके अंदर अपन देखेंगे फंक्शंस ऑफ आरबीआई। देखिए, अपन ने जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर देखा था फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक और अपन ने देखा था हाउ कॉमर्शियल बैंक क्रिएट्स मनी सप्लाई। अभी अपने को देखना है फंक्शंस ऑफ आरबीआई एंड हाउ आरबीआई कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन फंक्शंस ऑफ आरबीआई के साथ में। देखिए, यहां पे जो फर्स्ट फंक्शन आता है वो आता है बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। आरबीआई क्या है ये सब आप पहले की क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं। ये क्या है, सारे बैंकों का बैंक है, मतलब एपेक्स बैंक है। अब ये जो बैंक है इसका मेन फंक्शन होता है नोट्स छापना। जो भी बड़े नोट्स होते हैं 200 के, 500 के, 2000 के, ये नोट्स छापने का काम करता है। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। सेकंड फंक्शन आता है बैंकर टू द गवर्नमेंट। देखिए, गवर्नमेंट अपना जो पैसा है वो कॉमर्शियल बैंक में जमा नहीं करवाती है, वो आरबीआई के अंदर अपना पैसा जमा करवाती है। तो जो भी गवर्नमेंट का पैसा है उसे मैनेज करने का काम कौन करता है? आरबीआई उसे मैनेज करता है। दूसरा काम, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है उसे सेल करना, उसे परचेज करने का काम भी आरबीआई करती है। मतलब आरबीआई एज अ एजेंट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल परचेज करती है। तो इस पैटर्न से आरबीआई बैंकर टू द गवर्नमेंट हो गया। नेक्स्ट आता है बैंकर्स बैंक, मतलब सभी बैंकों का बैंक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और सभी बैंक जो है वो आरबीआई से अपनी जो एडवाइस है, कोई भी उसको एडवाइस चाहिए होती है तो आरबीआई उसको एडवाइस देती है। नेक्स्ट आता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट? देखिए, लास्ट रिसोर्ट का मतलब होता है आखिरी उपाय, मतलब आखिरी जो भी अपने पास में ऑप्शन बचता है उसे अपन बोलते हैं लास्ट रिसोर्ट। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। देखिए, हैदराबाद में आईसीआईसीआई बैंक के साथ में ये इंसिडेंट हुआ था। वहां पे क्या हुआ था, एक र्यूमर फैल गया था कि आईसीआईसीआई बैंक बैंकरप्ट हो रहा है, मतलब वो अपने कस्टमर्स को अब पैसे नहीं दे पाएगा। तो ऐसे में जो भी आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर्स थे जिन्होंने उस बैंक में पैसा जमा करा रखा था, वो वहां पे उस ब्रांच के आगे एक लाइन बना के खड़े हो गए कि हमें हमारे पैसे चाहिए। अब ऐसे में अपने को पता है कि कोई भी बैंक अपने पास में पूरा डिपॉजिट अपने पास में नहीं रखती है, वो कुछ परसेंट, सपोज मैं मान लेता हूं कि 10% अपने पास में डिपॉजिट रखती है और उसके अलावा वो लोन की फॉर्म में बाकी अपने जो दूसरे कस्टमर्स है उनको लोन दे देती है। अब आईसीआईसीआई बैंक को दिक्कत हो जाएगी कि सारे के सारे कस्टमर्स एक ही दिन में मेरे पास में आ गए हैं, तो अब मैं उनको पैसे कैसे दूंगी? तो ऐसे में क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती थी, तो ये जाती है आरबीआई के पास में और आरबीआई को बोलती है कि ये सिचुएशन हो गई है, सारे जो कस्टमर्स है एक साथ में यहाँ पे आ गए हैं, एक र्यूमर फैल गया है मार्केट में कि हम बैंकरप्ट हो रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई उसको बोलती है कि हम आपको जितना अमाउंट आपको चाहिए उतना अमाउंट आपको हम दिलवा देंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। तो आरबीआई क्या करती है, उसी दिन हेलीकॉप्टर से या कैसे भी वो वहां पे कैश भिजवाना चालू कर देती है। अब आईसीआईसीआई बैंक को जितना कैश चाहिए वो उतना कैश यहां पे भिजवा देती है। अब उससे क्या होता है, जो भी कस्टमर्स है उनको लगने लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक तो सभी को अपने अपने पैसे दे रही है, तो इसका मतलब ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो वापस से जो कस्टमर्स हैं उनके अंदर एक ट्रस्ट आ जाता है और वो ट्रस्ट से वो वापस क्या करते हैं, जो भी अपना डिपॉजिट करवाया था, जो भी उन्होंने विड्रॉ करवाया था पैसा, वो वापस से उस बैंक के अंदर जमा करवा देते हैं। तो इस पैटर्न से आरबीआई उसमें लास्ट ऑप्शन, देखिए इसके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा था ऐसे केस में, तो आरबीआई ने उस केस में उसको एक लेंडर की तरह एक उधार देके उसको वापस से हेल्प कर दी। ओके, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट क्या होता है। मैं अपने आप को एक बार हाइड कर देता हूं, आप इसे पूरा रीड कर लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉमर्शियल बैंक क्रिएट्स लायबिलिटीज मेनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व। कैश जितना वो डिपॉजिट करती है उसका कुछ परसेंट ही अपने पास में रिजर्व में के फॉर्म में रखती है। तो दिस अरेंजमेंट वर्क्स फाइन सो लॉन्ग एज पीपल हैव कॉन्फिडेंस इन द बैंकिंग सिस्टम। जब तक उनको विश्वास है तब तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट देयर मे बी ओकेजन्स व्हेन अ बैंक सफर्स द क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। कभी कभी जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक के साथ में क्या हुआ था, एक ट्रस्ट हट गया था, र्यूमर फैल गया था कि वो बैंकरप्ट हो रहा है। द डिपॉजिटर्स फियर that the bank may run out of its cash reserve. They start withdrawing their deposits beyond what the bank can afford at a time.
It is in a situation that the central bank acts as a lender of last resort. It offers loan to the bank to cope with the क्राइसिस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ और इसके फंक्शंस हैं। नेक्स्ट फंक्शन आता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखिए फॉरेन एक्सचेंज को जो मैनेज करने का काम है वो आरबीआई करती है। फॉरेन एक्सचेंज में हर टाइप की करेंसी हो सकती है, डॉलर है, येन है, युआन है, कोई भी करेंसी होगी तो उसको मैनेज करने का काम कौन करेगा? आरबीआई मैनेज करेगी उसको। नेक्स्ट आता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब है जैसे कि एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर पैसा ट्रांसफर होना है तो वो आरबीआई की मदद से होता है। पहले एक बैंक से पैसा आरबीआई के पास में जाएगा, देन आरबीआई उसे दूसरे बैंक के अंदर ट्रांसफर करती है, तो एज अ एजेंट वहां पे वो रोल प्ले करती है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन प्ले करती है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि मार्केट के अंदर कितना पैसा पड़ा हुआ है, मनी सप्लाई कितना आया हुआ है, उसे मैनेज करने का काम कौन करता है? आरबीआई करती है। मनी सप्लाई मार्केट में कभी कभी ज्यादा हो सकता है तो उस केस में क्या होएगा? इन्फ्लेशन हो जाएगा, क्योंकि सभी के पास में जब ज्यादा पैसा होता है तो गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होने लग जाती है, तो ऐसे केस में इन्फ्लेशन हो जाता है। तो ये इकोनॉमी के लिए एक अच्छी सिचुएशन नहीं होती है। जस्ट ऑपोजिट मार्केट में यदि मनी सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब लोगों के पास में पैसा नहीं है, तो उसको अपन बोलते हैं डिफ्लेशन। तो ये भी एक अच्छी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि इससे देश की जीडीपी कम होती है। देश में डिमांड यदि कम आएगी, लोगों के पास में पैसा नहीं है तो क्या होएगा? लोगों की डिमांड कम होएगी, और डिमांड कम होएगी तो प्रोडक्शन भी कम करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन कम होएगा इसका मतलब देश की इनकम कम हो रही है। तो इसका मतलब इन दोनों ही सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसे कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई इसे कंट्रोल करती है। आरबीआई कौन कौन सी पॉलिसीज अपनाती है ये अपने को अभी देखना है। चलिए नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, हाउ डज द सेंट्रल बैंक कंट्रोल मनी सप्लाई। देखिए जो भी आरबीआई पॉलिसीज लेती है उनको अपन मॉनेटरी पॉलिसीज बोलते हैं। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज लेती है उनको अपन फिस्कल पॉलिसीज बोलते हैं, और आरबीआई जो पॉलिसीज बनाती है उनको अपन मॉनेटरी पॉलिसीज बोलते हैं। तो आरबीआई दो टाइप के मेथड फॉलो करती है, एक हो गया क्वांटिटेटिव मेथड, दूसरा हो गया क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर वो कोई रेट्स है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, उनको यहां पे चेंज करती है, और क्वालिटेटिव मेथड के अंदर वो कॉमर्शियल बैंक को इंस्ट्रक्शन देती है। क्या क्या करते हैं अपन एक बार इनको रीड कर लेते हैं। देखिए 4 टाइप के तो क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं और 3 टाइप के यहाँ पे क्वालिटेटिव मेथड्स है। एक एक करके अपन देखेंगे किस सिचुएशन में, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में इस रेट को क्या करेंगे, डिफ्लेशन में क्या करेंगे, ये सारी चीजें अपने को अच्छे से समझनी है। अभी अपना जो काम है वो समझने का है, बाकी पीडीएफ के अंदर मैंने इनकी सारी डेफिनेशन और सारी चीजें वहां पे मैंने पूरा अच्छे से बता ही दिया है, तो अभी आपको समझना है। देखिए फर्स्ट मेथड आता है क्वांटिटेटिव के अंदर रेपो रेट या फिर बैंक रेट। ये दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर होती है, तो आपको इन दोनों का डिफरेंस अभी करने की जरूरत नहीं है। ये रेट क्या होती है? देखिए आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को जिस रेट पे लोन देती है उस रेट को, उस इंटरेस्ट रेट को अपन क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। आरबीआई ने जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक को लोन दिया है उस रेट को अपन क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। अब देखिए जैसे सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि 6% अभी रेपो रेट चल रही है। अब दो सिचुएशन हो सकती है मार्केट के अंदर, यदि इन्फ्लेशन है, अब इन्फ्लेशन है तो आरबीआई क्या करेगी? इस रेपो रेट को इंक्रीज कर देगी। यहां पे मैं इंक्रीज का साइन बना देता हूं, इंक्रीज करके उसने क्या कर दिया? 7% कर दिया। वैसे तो इतना ज्यादा चेंज कभी होता नहीं है, थोड़ा सा चेंज करते हैं उसमें ही मार्केट में बहुत ज्यादा उसमें फ्लक्चुएशन आ जाता है, तो ये रेटें बहुत कम कम चेंज होती है, जैसे कि 6.25 कर दिया, 6.5 कर दिया। डायरेक्टली 1% बढ़ाना बहुत रेयर चांस में होता है। तो आरबीआई ने क्या किया? इन्फ्लेशन के केस में इस रेट को बढ़ा दिया। अब उससे होएगा क्या? देखिए कॉमर्शियल बैंक जो पहले 6% पे लोन ले रहे थे आरबीआई से, वो अब क्या सोचेंगे कि अब तो रेट महंगी हो गई है, रेट ज्यादा हो गई है, तो अब अपन आरबीआई से कम लोन लेते हैं। तो कम लोन लेंगे तो इनके पास में पैसा कम आएगा। जब इनके पास में पैसा कम आएगा तो ये पब्लिक को भी क्या करेंगे? लोन
कम दे पाएंगे। तो क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन था, मतलब लोगों के पास में ज्यादा पैसा आ चुका था, तो पब्लिक को अब कम लोन जाएगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगी, ये सिचुएशन को वापस कंट्रोल में आ जाएगी। नेक्स्ट इसी का जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जैसे कि डिफ्लेशन है, मार्केट में यदि डिफ्लेशन है तो क्या होएगा, आरबीआई इस रेट को 6% से 5% पे कर देगी, मतलब इस रेट को डिक्रीज कर देगी। इस रेट को डिक्रीज करने का क्या फायदा होएगा, डिक्रीज करने से अब कॉमर्शियल बैंक सोचेंगे कि हम ज्यादा लोन ले सकते हैं आरबीआई से, क्योंकि अब रेट सस्ती हो गई है। जब ज्यादा लोन लेंगे तो पब्लिक को ज्यादा पैसा वो लोन की फॉर्म में देंगे, और ज्यादा पैसा यदि पब्लिक के पास पहुंचेगा तो क्योंकि मार्केट में डिफ्लेशन था, डिफ्लेशन में लोगों के पास में पैसा कम था, तो वो ऑटोमेटिक सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब अपन देखते हैं सीआरआर क्या होता है, इसको मैंने रब कर दिया। देखिए सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, अब इसका मतलब क्या है, देखिए आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस बना रखी है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं कि हर कॉमर्शियल बैंक को जितना उसके पास में टोटल डिपॉजिट आता है उसका कुछ परसेंट आरबीआई के पास में जमा करना पड़ेगा। ओके, मतलब जितना उसका टोटल डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंट, जनरली ये जो रेट है ये 3 से 4% के आसपास चलती है, तो 3% मैं मान लेता हूं, 3% आरबीआई के पास में जमा करवाना पड़ेगा। सपोज एचडीएफसी बैंक की टोटल डिपॉजिट आती है 100 करोड़ की, तो 100 करोड़ का 3% यानी कि 3 करोड़ उसको आरबीआई के पास में जमा करवाना पड़ेगा कैश की फॉर्म में। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इन्फ्लेशन हो रहा है, मार्केट में क्या हो गया है, इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन में इस रेट को आरबीआई क्या करती है, 1% या फिर कितने भी परसेंट से इसको इंक्रीज कर देगी। इंक्रीज करने से क्या होएगा, क्योंकि अब रेट इंक्रीज हो गई है, तो जो भी कॉमर्शियल बैंक है उनको जितना टोटल डिपॉजिट है उसका ज्यादा परसेंट अब कैश आरबीआई के पास में जमा करवाना पड़ेगा। तो जो कॉमर्शियल बैंक है वो मार्केट में कम लोन की फॉर्म में दे पाएंगे। देखिए आप इसको यूं समझिए कि 100 करोड़ का 3% मतलब 3 करोड़ क्या कर दिया है, आरबीआई के पास में चला गया। अब इस रेट को 4% यदि कर देंगे तो अब 4 करोड़ अपने को क्या करना पड़ेगा, आरबीआई को देना पड़ेगा। 4 करोड़ देंगे तो अपने पास में कितने बचेंगे, 96 करोड़ ही बचेंगे। तो अब मैं पब्लिक को कम लोन दे पाऊंगा। अब यहां पे आपको एक चीज और समझनी है कि यहां पे सिर्फ 1 करोड़ का फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि पहले 97 करोड़ मार्केट में दे सकते थे, अभी 96 करोड़ दे रहे हैं, तो 1 करोड़ से तो क्या फर्क पड़ता है। बट आपको यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है कि बैंक जितना लोन देती है उसका मल्टीपल टाइम्स यहां पे इफेक्ट होता है, क्योंकि ये जो 96 करोड़ है मार्केट में जाने के बाद में वापस वो 96 करोड़ उनके पास में बैंक के अंदर आएगा डिपॉजिट की तरीके से, और उस 96 का फिर से वो अगेन लोन देगी और फिर आगे आगे ऐसे कंटिन्यूस चलता है। तो इसका इस 1 करोड़ का मल्टीपल टाइम्स उसका इफेक्ट हो जाता है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि इससे सिर्फ 1 करोड़ का फर्क पड़ेगा, इससे कई गुना ज्यादा हो सकता है कि 20 करोड़ या फिर 25 करोड़ तक का फर्क पड़ जाए। तो ऐसे एक बैंक की बात हो रही है, ऐसे बहुत सारे बैंक होंगे तो बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर इससे इफेक्ट आ जाएगा। ओके, जस्ट इसका ऑपोजिट डिफ्लेशन हो जाएगा। डिफ्लेशन के अंदर क्या कर देगी, आरबीआई इस रेट को कम कर देगी, जिससे कि कॉमर्शियल बैंक को कम वहां पे जमा करवाना पड़ेगा आरबीआई के पास में, तो वो ज्यादा लोन मार्केट में दे सकेगी। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं एसएलआर। एसएलआर की फुल फॉर्म होती है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, देखिए इसमें क्या होता है, ये भी एक टाइप की आरबीआई की ही गाइडलाइन है। आरबीआई की गाइडलाइन क्या बोलती है कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उनको उनकी टोटल असेट्स का कुछ परसेंट आरबीआई के पास में जमा नहीं करवाना है। ध्यान रखना है, ये आरबीआई के पास में जमा नहीं करवाना है, कुछ परसेंट आपको अपने पास में ही रखना है। मतलब कॉमर्शियल बैंक के पास में ही जमा कराएगी। कितने परसेंट, ये अभी जो रेट है लगभग ये 18% 19% के आसपास रहती है, तो मैं यहाँ पे इसको 20% यहाँ पे रख लेता हूं। तो जितना उनके पास में टोटल असेट्स हैं उनका
कुछ परसेंट आपको कॉमर्शियल बैंक मतलब आपको अपने पास में ही रखना है, ये आप लोन की फॉर्म में नहीं दे सकते, आपको अपने पास में ही रखना है। अच्छा, ये जो 20% है ये किस फॉर्म में हो सकता है? या तो आप कैश में रखना चाहें तो कैश में रख लो, या फिर आप चाहें कि गोल्ड खरीद के रख लेते हैं तो गोल्ड आप खरीद के रख सकते हो, या फिर अनएंकम्बर्ड सिक्योरिटीज। अब देखिए अनएंकम्बर्ड सिक्योरिटीज क्या होता है, मैं इसको एक बार लिख लेता हूं, अनएंकम्बर्ड सिक्योरिटीज। अनएंकम्बर्ड सिक्योरिटीज का मतलब होता है ऐसी सिक्योरिटीज जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। आप इसे यूं समझ लीजिए कि जैसे कोई शेयर है या फिर बॉन्ड्स है और इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये किसी को गिरवी नहीं हो रखे हैं, तो ऐसी जो सिक्योरिटीज है आप वो भी परचेज करके आप अपने पास में रख सकते हैं। मतलब 3 तरीके से आप अपने पास में ये 25% या फिर जो 20% है ये आपको अपने पास में ही रखना है, आरबीआई के पास में जमा नहीं करवाना है, अपने पास में ही रखना है। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्या होएगा? इन्फ्लेशन की सिचुएशन में ये इस रेट को, आरबीआई इस रेट को क्या कर देंगी? इंक्रीज कर देगी। उससे क्या होएगा? अब कॉमर्शियल बैंक को ज्यादा रेट, ज्यादा परसेंटेज अपने पास में रखना पड़ेगा, जिससे कि वो लोन कम दे पाएगी। मार्केट में वैसे भी ज्यादा पैसा हो रखा है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, तो वो कंट्रोल में आ जाएगी। जस्ट ऑपोजिट डिफ्लेशन में क्या हो जाएगा? इसे अपन डिक्रीज कर देंगे, अपन मतलब आरबीआई इसे डिक्रीज कर देगी, जिससे कि वो कम पैसा अपने पास में रिजर्व रखना पड़ेगा, तो वो ज्यादा लोन मार्केट में दे पाएगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसके नोट्स भी अच्छे से रीड कर लेना, तो आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि आरबीआई कुछ गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करती है। देखिए सेल, या तो सेल करती है या परचेज करती है। किसको सेल करती है? पब्लिक को। परचेज करती है पब्लिक से। अब कैसे करती है और कब करती है, ये अपने को समझना है। देखिए मार्केट में सपोज इन्फ्लेशन है, मार्केट में क्या हो रखा है? इन्फ्लेशन हो रखा है, मतलब लोगों के पास में ज्यादा पैसा आ रखा है। तो उस केस में आरबीआई क्या करेगी? इसे, इन सिक्योरिटीज को सेल कर देगी पब्लिक को। जब वो सेल करेगी तो पब्लिक क्या करेगी? उनको कैश जमा कराएगी। किसको जमा कराएगी? आरबीआई को कैश जमा करवा देगी, और ये सिक्योरिटीज किसकी हो जाएगी? पब्लिक की हो जाएगी। अब इससे हुआ क्या? देखिए क्योंकि मार्केट में ज्यादा पैसा आ रखा था, तो पब्लिक के पास से अपन ने क्या किया? ये रुपए आरबीआई के पास में आ गए, क्योंकि अपन ने उनको सेल किया था, तो उन्होंने कैश में अपने को जमा करवा दिया पैसा, और अपन ने क्या किया? उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे दी। तो मार्केट से जो पब्लिक है उनके पास से अपन ने पैसा ले लिया, और किसके पास में आ गया? वो आरबीआई के पास में आ गया। अच्छा, जस्ट ऑपोजिट जब डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन में क्या करेगी? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को पब्लिक से वापस परचेज कर लेगी। कौन? आरबीआई परचेज करेगी। जब परचेज करेगी तो क्या होएगा? आरबीआई उनको कैश जमा करा देगी। तो उससे क्या होएगा? मार्केट में जो डिफ्लेशन है, मार्केट में लोगों के पास में पैसा नहीं है, वो सिचुएशन अब कंट्रोल में आ जाएगी। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ये सारे क्वांटिटेटिव मेथड्स है। अब अपने को देखना है क्वालिटेटिव मेथड्स। तो क्वालिटेटिव मेथड के अंदर सबसे फर्स्ट आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब देखिए यहां पे आरबीआई डायरेक्टली कुछ भी नहीं करने वाली है, आरबीआई सिर्फ कॉमर्शियल बैंक को इंस्ट्रक्शंस देने वाली है। क्योंकि यह क्वालिटेटिव मेथड से, इसमें आरबीआई न्यूमेरिकली कुछ भी चेंज नहीं करने वाली है, कॉमर्शियल बैंक को इंस्ट्रक्शन देगी कि मार्केट में ऐसी सिचुएशन है तो आपको ऐसा बिहेव करना चाहिए, इस पैटर्न से आपको काम करना चाहिए। तो देखिए पहले मैं आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है वो बताता हूं, फिर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के केस में क्या करेगी कॉमर्शियल बैंक वो आपको बताता हूं। देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। ए एक पर्सन है, वो जाते हैं कॉमर्शियल बैंक के पास में और बोलते हैं कि मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए ये। तो कॉमर्शियल बैंक क्या बोलती है कि हमको आपसे कुछ सिक्योरिटीज चाहिए, कि हम आपको डायरेक्टली ऐसा 1 करोड़ लोन तो नहीं दे सकते, आपको हमको कुछ सिक्योरिटीज देनी पड़ेगी। तो कितनी सिक्योरिटीज देनी पड़ेगी? आपको इसके बदले में 1.25 करोड़ की सिक्योरिटीज देनी पड़ेगी। तो यहां पे देखिए मार्जिन कितना लिया है, 25 लाख का एक्स्ट्रा मार्जिन यहां पे उस कस्टमर से उसने लिया है। ओके, ये सिक्योरिटी के फॉर्म में लिया है, मतलब ये रुपए नहीं, ये एक सिक्योरिटी है, जमीन हो सकती है और भी कोई फैक्ट्री हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो 1.25 करोड़ की एक सिक्योरिटी कॉमर्शियल बैंक ने ली है। अब अपन समझते हैं इन्फ्लेशन के केस में क्या होएगा। इन्फ्लेशन के केस में आरबीआई क्या बोलती है कॉमर्शियल बैंक को, ये एडवाइस दे रही है, सिर्फ एडवाइस दे रही है कि इन्फ्लेशन हो रखा है मार्केट में,
आप अब ज्यादा सिक्योरिटी मांगो, जैसे कोई जना 1 करोड़ के रुपए की डिमांड करता है, मतलब लोन के लिए बोलता है, तो आप उससे 1.5 करोड़ की आप उससे सिक्योरिटीज मांगो। इससे क्या होएगा, इससे जिस भी पर्सन के पास में 1.5 करोड़ की सिक्योरिटी नहीं होएगी तो वो कम लोन ही ले पाएगा। ओके, तो यहां पे क्योंकि मार्केट में ज्यादा क्या हो रखा है, ज्यादा यहां पे पैसा आ रखा है, तो मार्केट में लोन कम से कम जाएगा तो पैसा कम हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो ये सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। ओके, और जस्ट ऑपोजिट क्या होएगा, डिफ्लेशन के केस में आरबीआई उनको इंस्ट्रक्शन देती है कि अब आप 1.25 करोड़ की सिक्योरिटी मत मांगो, उनसे बस आप 1.10 करोड़ की ही सिक्योरिटी ले लो, तो आपको क्या हो जाएगा, 1 करोड़ का लोन आप उनको दे देना। तो जिसके पास में भी 1.1 करोड़ की भी सिक्योरिटी है तो वो 1 करोड़ का लोन ले सकता है। तो मार्केट में इजी लोन जाने लग जाएगा, तो डिफ्लेशन की सिचुएशन ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि रेशनिंग का मतलब होता है छांटना। अब रेशनिंग में क्या होता है, आरबीआई हर अलग अलग बिजनेसेस के लिए डिफरेंट एक लिमिट बना देती है। जैसे कि एग्रीकल्चर का बिजनेस है तो एग्रीकल्चर के बिजनेस के लिए उन्होंने लिमिट बना दी कि एक पर्सन को अपन 10 लाख से ज्यादा का लोन नहीं देंगे, कोई भी कॉमर्शियल बैंक 10 लाख से ज्यादा लोन नहीं देगी। इसी पैटर्न से अपन ने और कुछ बना दिया, जैसे कि मार्बल का कोई बिजनेस करने वाला है तो मार्बल के अंदर मैक्सिमम लिमिट बना दी कि 50 लाख से ज्यादा का लोन हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो आरबीआई क्या करती है, अलग अलग बिजनेस के हिसाब से उनकी क्रेडिट लिमिट फिक्स कर देती है कि इतनी यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट है। ओके, तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्या करती है, ये जो लिमिट है इनको थोड़ा सा कम कर देती है, और डिफ्लेशन की सिचुएशन में क्या करेगी, इन लिमिट्स को थोड़ा सा बढ़ा देगी। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन देखिए क्या मतलब है इसका, कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रही है, गाइडलाइंस दे रही है कि अब आप, जैसे मार्केट में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में आरबीआई बोलती है कि आप किसी भी कस्टमर को बहुत इजीली लोन मत दो। मतलब आप उनसे कभी बोलो आधार कार्ड लाओ, कभी आप पैन कार्ड लाओ, मतलब बहुत बार उनको परेशान करके उनको लोन दिया जाए, जिससे कि क्या होए कि कम से कम मार्केट के अंदर लोन जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, ज्यादा पैसा ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो वो कंट्रोल में आ जाएगा। और इसी का ऑपोजिट जब मार्केट में डिफ्लेशन है तो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को एक इंस्ट्रक्शन देती है कि आप क्या करना, अब आप इजीली लोन देना, मतलब किसी के पास में आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईटीआर सब कुछ है तो आप इजीली उनको लोन प्रोवाइड कर दो, क्योंकि मार्केट में डिफ्लेशन हो रखा है तो वो सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप फिर भी इसके नोट्स जरूर देख लीजिएगा, और भी कोई क्वेश्चन पेपर है तो उन्हें भी आप सॉल्व कीजिए, कोई क्विज कॉन्टेस्ट है तो आप उनको भी यहाँ पे ज्वाइन करके उसे भी आप सॉल्व कीजिए, तो इससे आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए आज की क्लास को अपन यहीं वाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू।